नमस्कार, मैं अखिलेश एक बार फिर बच्चा आप सभी से जुड़ गया हूं। चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पॉलिटी क्लास की आप सभी को पता है फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे और सभी को पता हमने जो फंडामेंटल राइट हमारे जो मौलिक अधिकार 6 हैं उन सब के बारे में हमने एक एक करके विस्तार से जानकारी दी आपको। ठीक है, चाहे सामान्यता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, ठीक है, 29-30 हो या हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो, जो भी 5 रिटें थी उन सबको बारे में एक कई करके विस्तार से पढ़ाया। इतनी विस्तार से पढ़ाया है, उम्मीद कर रहा हूं जीवन में तुम कभी नहीं भूलोगे। अगर तुम भूलोगे तो रिवीजन कर लेना। ठीक है, दूसरी बात आज की इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज थोड़ा स्वास्थ्य में जुकाम है। जुकाम समझ गए हो ना, सर्दी जिसको कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो कोल्ड। ठीक, वो है हमको आज। तो आवाज में अगर थोड़ी शार्पनेस या अगर स्पीड या आवाज थोड़ी स्लो लगे तो अपनी वॉल्यूम बढ़ा के पढ़ना, सीधी सी बात बता रहे हैं आज। ठीक है, और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 33 और 34 और 35 के बारे में, यानी 33, 34 और 35, 33, 34 और 35। ये जो 3 आर्टिकल हैं 12 से 35 में सबको पता है हमारे क्या है बच्चा, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार हैं। लेकिन ये जो एफआर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35, तो 12-13 हम क्या वो भी बताया था। 14 से लेके 32 तक मौलिक अधिकार बताए गए। लेकिन अब जो 33, 34, 35 है ये क्या है, इनके बारे में हम जानते हैं। तो बच्चा अब हम बात करेंगे जो आर्टिकल 33 है यानी अनुच्छेद बच्चा, आर्टिकल बच्चा जो 33 है यानी बच्चा अनुच्छेद, क्या बच्चा, अनुच्छेद जो 33 है ये सीधी सी बात कहता है जो मौलिक अधिकार है उनके अपवाद, यानी मौलिक अधिकारों के अपवाद, मौलिक अधिकारों के अपवाद। अच्छा एक बात तुमको हम बता दें, तुम किताब में पढ़ोगे तो फंडामेंटल 33 जो आर्टिकल 33 है, जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 33 आता है, इसमें किताब में दूसरी भाषा में कुछ और लिखा होगा। ठीक है, तो तुम किताबी भाषा याद करना चाहते हो, तुम स्वतंत्र हो, भारत के नागरिक हो, लेकिन उसका मतलब यही होता है कि एक्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों के कुछ अपवाद हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट हमें मिलते हैं, उनके भी कुछ अपवाद है, उनके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया, यानी 33 में। सीधी बात आम भाषा में क्या है, एक्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के जो अपवाद है किस आर्टिकल में बताया गया बच्चा, 33 यानी 33 में। और 33 में बताया क्या गया है कि सीधी सी बात है, इसका मतलब यही है कि जो कोई आम नागरिक है, जो नागरिक है वो क्या होगा, अपने कार्यों को जो कर्तव्य का निर्वहन कर रहा होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो ये नहीं छोड़ सकता कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है और अपने कर्तव्यों को निर्वहन छोड़ दे। लाइक जैसे कि आर्म फोर्सेस, जैसे कि कोई आर्मी में व्यक्ति है, आर्मी में या सेना में व्यक्ति है और देश में या राज्य में कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर सर्वाइवल करना दिक्कतें हो, यानी सेना की अति आवश्यकता हो, वहां पर क्या होगा, ये सेना का व्यक्ति जो होगा ये नहीं कहेगा कि हमारा फंडामेंटल राइट हो रहा है कि हमारी जान खतरा है, हम अपनी जान बचाएंगे और हम ये छोड़ के जा रहे हैं। उस समय जो ये आर्मी का व्यक्ति है उसका पहला कर्तव्य होगा, फिर इसका फंडामेंटल राइट होगा, यानी ये अपने फंडामेंटल राइट का हनन का बहाना देकर ये छोड़ के युद्ध नहीं आ सकता। ठीक है, समझ में आया, यानी कि उस समय ये अपनी सेना से या अपने क्षेत्र से बाहर नहीं आ सकता। पहली बात आर्मी। दूसरी क्या हो गई, रा हो गया, ठीक है, तीसरा आईबी हो गया। इस तरह की जितनी भी एजेंसियां हैं उन सबको क्या है, ईटीसी। ठीक है, ईटीसी लिख दो। इस तरह जितनी भी एजेंसियां हैं उन सबके जो सदस्य हैं वो अपने फंडामेंटल राइट का बहाना देकर, यानी अपने मौलिक अधिकारों का बहाना देकर वो क्षेत्र छोड़ के नहीं आ सकते। यानी कि सीधी सी बात हमने आर्टिकल 33 में क्या सीखी कि जो व्यक्ति किसी कार्यरत है ऐसी क्षेत्र में जहां पर उनको जरूरत है देश को या उस क्षेत्र को जरूरत है, तो वो उस क्षेत्र को अपने कर्तव्य निर्वहन के अंतर्गत छोड़कर नहीं आ सकते। बताया, जैसे आर्मी का व्यक्ति है, मान लो भारत देश से और पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है,
तो जो भी सेना में व्यक्ति है वो देश छोड़कर यानी आर्मी छोड़कर नहीं आ सकता कि नहीं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरी जान का खतरा है, क्योंकि पहले उसके लिए ये कर्तव्य होगा, फिर उसके बाद उसके फंडामेंटल राइट होंगे। तो इस आधार पे जो आर्टिकल 33 कहता है कि जो आर्म फोर्स के लोग हैं, जो रा के लोग हैं, जो आईबी के लोग हैं, ऐसे और भी जो कर्मचारी हैं जिनको देश के कर्तव्य निर्वहन महत्वपूर्ण है, वो अपने फंडामेंटल राइट का क्या बहाना बनाकर नहीं छोड़ के आ सकते। यानी सीधी सी भाषा में हम क्या कहें तो यहाँ पे कर्तव्य भारी पड़ रहा है किस पे, फंडामेंटल राइट पे। यानी जो मौलिक कर्तव्य है तुम्हारा वो भारी पड़ रहा है किस पर पड़ रहा है, फंडामेंटल राइट पे। तो यह समझ में आया, एक्सेप्शन समझ में आया, यानी मौलिक अधिकारों का अपवाद समझ में आया कि नहीं आया। ये आर्टिकल 33 में, यानी सीधी सी बात आर्टिकल 33 में यही बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार है उनका अपवाद है। तो अपवाद क्या है, जैसे कोई सेना के व्यक्ति है और देश में अगर युद्ध की कंडीशन है तो उस समय वो अपना जान बचाकर वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। इसलिए लड़ना पड़ेगा, वो उसको सेना में रहना ही पड़ेगा क्योंकि उसका कर्तव्य है। ठीक है, ये क्या है, कर्तव्य। तो समझ में आया आर्टिकल 33। चलो अगली भाषा में अगला जो आर्टिकल है अनुच्छेद बच्चा क्या है, अनुच्छेद जो है बच्चा वो क्या है, अनुच्छेद 34 है। यानी बच्चा आर्टिकल जो 34 ये क्या कहता है, सैन्य शासन। सैन्य शासन का मतलब क्या है, सीधी सी भाषा में आम भाषा में हम समझे मार्शल लॉ। क्या, मार्शल लॉ। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्शल लॉ। हाँ वही जो मार्शल जो आती है तुम्हारे घर में गली में, मार्शल लॉ, वही मार्शल लॉ नहीं है ये, वो वाली पड़ोसी वाली ना समझ लेना जिसमें तुम्हारी बचपन का प्यार आता है, नानी के यहाँ से बचपन का प्यार आया तुम याद कर लो, वो वाली नहीं है। ठीक है, ये मार्शल लॉ सैन्य शासन कहते हैं। सीधी सी भाषा का है ये मार्शल लॉ या सैन्य शासन का मतलब क्या होता है, मार्शल लॉ या सैन्य शासन का बच्चा मतलब क्या होता है। ये जो मार्शल लॉ है सैन्य शासन का मतलब यही होता है कि जब किसी क्षेत्र पे, देश के किसी क्षेत्र पे वहां की स्थानीय सरकार के द्वारा प्रशासन शासन करना विफल हो जाए, उस समय राष्ट्रपति की मदद से उस क्षेत्र में क्या लगा दिया जाता है, मार्शल लॉ यानी सैन्य प्रशासन लगा दिया जाता है। नहीं समझ में आए, सीधी सी बात ऐसे समझो। जब कोई मान लो उत्तर प्रदेश है और यहाँ के वर्तमान समय में जो सरकार है, योगी बाबा की सरकार बन गई है, सबको पता है। हार्दिक बधाइयां बाबा को। ठीक है, बाबा को, बुलडोजर बाबा को हार्दिक बधाइयां कि वो फिर से सत्ता बना रहे हैं, सत्ता में अपनी सरकार बना रहे हैं और युवाओं के लिए नौकरी रोजगार अपनी जरूर देना। इस बार आपकी सीटें कम हुई, इसका उद्देश्य यही था, लेकिन वो बात अलग है। ठीक है, इसलिए राजनीतिक कार्य नहीं करना है, हमें पढ़ना है। तो एग्जाम्पल देने जा रहा था, एग्जाम्पल यही है कि लाइक जैसे उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर ईश्वर करे कभी ना हो, मान लो यहाँ पर प्रशासनिक जो कार्य है, जो सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो विफल हो जाए, और इतना उग्र हो जाए कि सरकार प्रशासन करने में विफल हो जाए, तो इस आधार पर क्या होगा, इस आधार पर बच्चा यही होगा, क्या होगा कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या करेगा, यहाँ पर सैन्य शासन लगा देगा। और सैन्य शासन लगा देगा सीधी से मतलब क्या है बच्चा, मार्शल लॉ। इसका मतलब क्या है, मार्शल लॉ, यानी मार्शल लॉ लगा देगा। तो इसका मतलब क्या है, जब किसी देश के किसी क्षेत्र में वहां की स्थानीय सरकार द्वारा प्रशासन करने में असफल हो जाए या विफल हो जाए, तो उस समय उस क्षेत्र में राष्ट्रपति क्या करता है, वहां पे मार्शल लॉ लगा देता है, यानी सैन्य प्रशासन लगा देता है। जब सैन्य प्रशासन लगा देता है तो उस समय जब सैन्य प्रशासन लग जाता है बच्चा, जब सैन्य प्रशासन लग जाता है तो सीधी सी बात है उस समय क्या होता है, वहां पर लोगों को क्या होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी मौलिक अधिकार जो होते हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं। क्या कर दिया जाता है, जो मौलिक अधिकार होते हैं ये समाप्त कर दिए जाते हैं। जैसे कि वो सभा नहीं कर सकते, संगठन नहीं बना सकते, ठीक है, ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ऐसे कई सारे इनके जो फंडामेंटल राइट हैं उनको बंद कर दिया जाता है।
ठीक है, वो क्या कर दिया था, बंद कर दिया। यानी जो आर्टिकल 34 है इसमें क्या बताया गया, सैन्य प्रशासन। और सैन्य प्रशासन का सीधा सा मतलब है देश के किसी भी भूभाग में जहां पर वहां की स्थानीय सरकार शासन करने में, प्रशासन करने में विफल हो जाती है, उस क्षेत्र में राष्ट्रपति द्वारा सैन्य प्रशासन लागू कर दिया जाता है। यानी सैन्य प्रशासन की शुरुआत कर देती है, सैन्य प्रशासन लागू कर दिया जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, मार्शल लॉ स्टार्ट हो जाता है। और मार्शल लॉ का मतलब क्या है कि जो वहां के स्थानीय व्यक्ति हैं उनके फंडामेंटल राइट को सप्रेस किया, दबाया जाता है। क्या किया जाता है, सप्रेस, ऐसे दबाया जाता है कि वो क्या, जैसे कि क्या नहीं कर सकते, सभा नहीं कर सकते, संगठन नहीं कर सकते, संचरण नहीं कर सकते, ज्यादा इधर भीड़ भाड़ इलाकों में ऐसा करके भीड़ भाड़ नहीं कर सकते, ऐसी कई सारी चीजों को लेकर प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यही क्या होता है, मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ का अधिनियम कब आता है, तो 1958 में एक्ट आता है, एक एक्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, आफ्स्पा, आफ्स्पा कहते हैं, आफ्स्पा, आफ्स्पा। फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे, देखो आफ्स्पा फुल फॉर्म का होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल, ठीक है, पावर एक्ट। कब आया, तो 1958 में, 11 सितंबर 1958 को यह एक्ट आया, आसपास, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, आसपास यही था तुम्हारा मार्शल लॉ। तो यानी सीधी सी भाषा में क्या कहे, मार्शल लॉ क्या है, जब कोई स्थानीय सरकार द्वारा क्या होता है, उस क्षेत्र को, एक पर्टिकुलर क्षेत्र को चलाने में, प्रशासन करने में विफल हो जाती है, तो वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा सैन्य प्रशासन लागू कर दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्शल लॉ। उसी के तहत 11 सितंबर 1958 को, यानी 11 सितंबर 1958 को, यानी 11 सितंबर 1958 को, यानी 11 सितंबर 1958 को एक एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं अस्पा। अस्पा का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, समझ में आया। चलो, प्रोटेक्शन याद आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पावर है, प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई। 34 समझ में आया। आर्टिकल 34 में क्या, सैन्य प्रशासन, मार्शल, ठीक है। मार्शल लॉ भी बता दिया क्या है, जब किसी स्थानीय सरकार के द्वारा वहां पे एक पर्टिकुलर क्षेत्र को चलाने में असफल हो जाए, तो वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या, सैन्य प्रशासन लागू कर दिया, जैसे मार्शल लॉ कहते हैं। जो एक 1958 में क्या एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं अस्पा, ठीक है, फुल फॉर्म बता दिया, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, कब है, 1958, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 34। अब आर्टिकल 35 में क्या है, आर्टिकल 35 में क्या, उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए आगे आर्टिकल 35 के बारे में, ठीक है। अब हम लोग कौन देखते हैं, आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या, उसके बारे में देखते हैं आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में क्या कहा गया, तो देखो बच्चा, अनुच्छेद जो 35 है, ये अनुच्छेद जो 35 है, अनुच्छेद 35, इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद जो 35 है, अनुच्छेद 35 में यही बताया गया, जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, यानी संसद है जो बच्चा, क्या, संसद, जो संसद है बच्चा, वो क्या, युक्त तरीकों से, क्या बच्चा, युक्त तरीकों से, अरे से यहां लिख दो, नीचे लिख देना, ठीक है, युक्त तरीकों से, किसमें, फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन। देखो, मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है बच्चे, संशोधन, यानी मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। जो संसद है, यानी जो पार्लियामेंट है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 79 के तहत बताया था, जब इंपॉर्टेंट आर्टिकल सीरीज पढ़ाया था उसमें बताया था ना, संसद आर्टिकल 79। उसके दो सदन होते हैं, एक एलएस होता है, एक राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा 80 में आता है, एलएस किस में आता है, 81 में आता है। एलएस मतलब लोकसभा, कहाँ, 81 में। राज्यसभा यानी आरएस का मतलब राज्यसभा कहाँ था, 80 में। और संसद जो पार्लियामेंट खुद कहाँ आती है, 79 यानी 79 में आती है, ठीक है। हाँ, तो इसमें आर्टिकल 35 में यही बताया गया, यानी जो
क्या होता है, संसद होती है यानी जो पार्लियामेंट है, तो वो युक्त युक्त तरीकों से क्या कर सकती है, युक्त युक्त तरीकों से यानी कई और तरीकों से, युक्त युक्त तरीकों से बच्चा, युक्त युक्त तरीकों से क्या कर सकती है, जो पार्लियामेंट है वो युक्त युक्त तरीकों से बच्चा क्या कर सकती है, वो क्या कर सकती है, जो मौलिक अधिकार है उसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है यानी अमेंडमेंट कर सकती है। तथा जो संशोधन होगा यानी जो संशोधन होगा इससे होगा न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, जो संशोधन होगा यानी जो अमेंडमेंट होगा वो कैसा होगा, न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। न्यायिक समीक्षा के अधीन का मतलब किस आर्टिकल के अंतर्गत आ रहा है ये तुम बताओगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल की सीरीज पढ़ा चुका हूं मैंने, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, ठीक है। न्यायिक समीक्षा के अधीन आएगा, अधीन आएगा, ठीक है। कुछ समझ में आया? देखो सीधी सी भाषा में ऐसे समझो, जो आर्टिकल 35 यानी अनुच्छेद जो बच्चा 35 वो क्या कहता है, जो संसद यानी जो पार्लियामेंट है वो क्या करेगी, जो संसद है जो पार्लियामेंट है बच्चा, वो युक्त युक्त तरीकों से उसके पास ये अधिकार, उसके पास ये राइट है कि वो जो हमारे फंडामेंटल राइट उसको अमेंडमेंट कर सकती है, क्या उसको अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है, यानी उसमें संशोधन कर सकती है। और फिर सबको पता है कि वो जो, लेकिन जो संशोधन है वो कैसे होगा, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और आप सभी को पता है कि 40वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1978 में, 78 में, यानी जो 40वां संविधान संशोधन था 1978 में हुआ था। और इसके तहत जो हमारा फंडामेंटल राइट कौन सा, संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, जो संपत्ति के अधिकार था बच्चा, संपत्ति का अधिकार वो कहां चला गया, संपत्ति का अधिकार वो कहां चला गया बच्चा, संपत्ति का जो अधिकार था वो कहां चला गया, आर्टिकल 300A में चला गया, कहां चला गया, 300A में, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अनुच्छेद 300A में चला गया, ठीक है। और ये कैसा होगा, विधिक मतलब कानूनी, मतलब लीगल, कैसा होगा, सीधी सी भाषा में लिख लो, कानूनी, ठीक है। कानूनी मतलब लीगल राइट हो गया, ना कि फंडामेंटल राइट। यानी जो हमारी संपत्तिगत का, जो तुम पापा से क्या ले लेते थे, लड़के संपत्ति ले लेते थे, अब ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, अब ये क्या हमारा लीगल राइट है, आर्टिकल 301 के अंतर्गत। जो 40वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था उसमें यही बताया कि जो संपत्ति का अधिकार होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, वो हटा दिया गया और वो कहां भेज दिया, आर्टिकल 300 में, यानी लीगल कानूनी बना दिया गया। कानून के तौर पर आप ले सकते हो लेकिन फंडामेंटल राइट के आधार पर नहीं ले सकते, ठीक है। और संसद तो पता ही, यानी हमने 33 में क्या पढ़ा, एक्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट यानी फंडामेंटल के जो अपवाद है, ठीक है। उसके बाद 34 में मार्शल लॉ पढ़ लिया और 35 में ये बता दिया कि फंडामेंटल राइट उसमें संशोधन भी हो सकता है, वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं। और एग्जांपल देते 40वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो हुआ था, संपत्ति का अधिकार था उसको क्या हटा दिया गया, ठीक है। कहा 300A में पहुंचा दिया गया, 300A में जो था कानूनी अधिकार, यानी सीधी सी बात है संपत्ति अधिकार नहीं है, जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, वो कैसा कानूनी यानी लीगल राइट है, ठीक है। तो समझ में आया, उम्मीद करता हूं समझ में आया। अगर अच्छा लगे प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं उसका जय हिंद जय भारत।